नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे एक नए स्मॉल कैप स्टॉक की, जिसमें भविष्य में पोटेंशियल तो बहुत दिखता है, लेकिन क्या ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं, ये आज हम अपने वीडियो में जानेंगे। हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और भविष्य की योजनाएं क्या हैं, और वो भी बहुत ही सरल, आसान, सुगम हिंदी में, ताकि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह से इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ सकें। तो आइए कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी का अनुरोध हमें श्री राजकुमार जी ने किया है। इस कंपनी का नाम है SG मार्ट। वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि किसी कंपनी के बारे में या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी बात के बारे में आपको जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर वो पूछ भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो देखिए, ये जो SG मार्ट है ये रिलेटेड है APL अपोलो ग्रुप से। अब वो कैसे है? तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका पहला नाम था किनटेक रिन्यूएबल्स, और ये जो थी ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर थी, यानी कि ये विंड और सोलर प्लांट लगा के खुद के और बिजली बेचा करती थी, और साथ ही में ये EPC कॉन्ट्रैक्ट लिया करती थी, यानी दूसरे किसी व्यक्ति के लिए या दूसरे किसी ग्रुप के लिए ये सोलर और विंड के प्रोजेक्ट्स लगाया करती थी। अप्रैल 2023 में इस कंपनी को अक्वायर किया। अब किसने अक्वायर किया? वो किया श्रीमान ध्रुव गुप्ता ने और उनकी माताजी मीनाक्षी गुप्ता ने, और इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी में 75% स्टेक लिया। अब ये जो ध्रुव गुप्ता जी हैं, ये जो अपोलो पाइप्स करके जो कंपनी है APL अपोलो, उसके MD के सुपुत्र हैं। यानी कि जो ध्रुव गुप्ता जी हैं वो APL अपोलो के जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं समीर गुप्ता जी, उनके सुपुत्र हैं, और मीनाक्षी गुप्ता जी समीर गुप्ता जी की श्रीमती जी, यानी कि ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता माँ बेटे हुए। तो ये रिलेशन तो हुआ कंपनी के इस SG मार्ट का APL अपोलो ग्रुप के साथ। अब ये SG कहाँ से आया? तो ये SG जो है ना, ये समीर गुप्ता उनके नाम के इनिशियल्स हैं, तो इसलिए SG मार्ट, मार्ट मतलब एक दुकान। अब ये करती क्या है? तो ये एक B2B प्लेटफॉर्म है। अब B2B प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म का मतलब ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्नोलॉजी से संचालित हो, जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और एक साइड में उसमें बेचने वाला हो और दूसरी साइड में उसमें ख़रीदने वाला हो। तो आप ये समझिए, अगर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो ये दलाली का धंधा है, ठीक है। आप बीच में एक कोई प्लेटफॉर्म या दलाल हो गया, इधर से वेंडर आ गया यानी बेचने वाला आ गया, इधर से खरीदने वाला आ गया, और दोनों को जब आपने मिला दिया तो ये दलाली का धंधा बेसिकली SG मार्ट करता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है, तो इसलिए इसको एक B2B टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो ये कहलाता है। अब देखिए ये किस चीज़ में डील करता है। तो ये जो है ना, इनका जो इनिशियल फोकस है शुरू में आयरन के प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग, और उसके बाद धीरे धीरे ये ओवरऑल जितने भी कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट या सामान इस्तेमाल होते हैं उस तरफ ये जा रही हैं। तो जो फ़िलहाल ये है, ये TMT बार्स हैं, ये जो आयरन के प्रोडक्ट्स हैं, शीट्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में ये भी डील कर रहे हैं। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करूंगा ये क्या क्या चीज़ें। और इसके बाद ये अभी टाइल्स भी बेच रहे हैं, इसके बाद जो फेंसिंग वायर्स होते हैं वो भी बेच रहे हैं, फिर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग करते हैं जिससे, ठीक है, वो चीज़ें भी बेच रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये अपने आप को एक ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ऐसा बड़ा
विशाल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ से बहुत सारे सप्लायर्स हों और दूसरी तरफ से बहुत सारे बायर्स हों, छोटे दुकानदार। B2B है ये B2C नहीं है। यहाँ आप और हम जाकर माल अपने घर के लिए या घर के जो खुदरा जो छोटा मोटा घर में काम होता है उसके लिए नहीं खरीद सकते। अगर आप घर बना रहे हो तो आप जाके माल नहीं खरीद सकते। वो जो जहाँ से आप घर बनाने के लिए माल लेके आएंगे उस दुकानदार को ये बेचेंगे। इनका जो फोकस है वो फिलहाल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ। इनका मानना ये है, और जो डेटा भी सपोर्ट करता है, कि लगभग भारत की जो GDP है ना, उसमें ये छोटे जो उद्योग वाले हैं ना, लघु उद्योग वाले, मीडियम और लघु उद्योग वाले जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 30% है। भारत की जो इकोनॉमी है वो करीब करीब $3.6 ट्रिलियन की है, और उसमें से 30% कंट्रीब्यूशन है ना, वो ये MSME का आता है ना। तो ये जो मध्यम और लघु उद्योग जो वाले जो हैं, इनका 30% योगदान 2030 में बढ़कर 50% हो जाएगा। तो अब ये समझते हैं कि ये SG Mart वालों का जो फोकस है ये MSME के ऊपर क्यों है। तो देखिए उसके कई कारण हैं। तो एक कारण तो ये कि जो सप्लायर्स हैं ना, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। तो फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है, छोटे वाले भी हैं, छोटे आयरन प्रोड्यूस करने वाले, मतलब छोटे लेवल पे प्रोड्यूस करने वाले भी हैं, मीडियम लेवल प्रोड्यूस करने वाले भी हैं, बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करने वाले भी हैं, है ना। फिर आप ये देखेंगे रीजनल वेरिएशन है, कोई कहीं एस्टेब्लिश्ड है, कोई कहीं एस्टेब्लिश्ड है। फिर प्राइसिंग में डिफरेंस है। फिर क्या, अगर आप कोई उसका यूज़र होगा, वो मान लीजिए खरीदने जाएगा ना, तो उसको ना तो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम मिलेगा, ना उसको उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, यानी कि जो खरीदार की बार्गेनिंग पावर की इन सब से वो डील कर सके, तो उसको माल महंगा मिलता है। ठीक है। अब आप ये देखिए, जो सप्लायर है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ग्राहक तो है, लेकिन ग्राहक भी छितरा हुआ है। ठीक है। और जो बायर है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको, वो जब इन लोगों के पास जाता है, यानी सप्लायर्स के पास जाता है, तो उसको स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी नहीं मिलती। या ऐसे बोलेंगे वो जो बड़े मिल वाले होंगे, जो स्टील मिल वाले बड़े वाले, भाई मेरे को तो कम से कम आप इतनी क्वांटिटी लोगे ना जब दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो उनको ना पूरा माल मिलता है, ना उनकी क्वालिटी का माल मिलता है, ना उनकी रिलेशनशिप, यानी बायर्स की रिलेशनशिप उन लोगों के साथ उतनी ज़्यादा बैठ पाती है। भाई छोटा अगर दुकानदार होगा या छोटा उद्योग वाला होगा, उसको छोटा मोटा 1-2 टन 3 टन माल चाहिए। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप जगह देखेंगे उनमें इतना ही ये छोटे छोटे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और बड़े मिल वाला कहेगा मैं तो इससे कम नहीं देता। तो है क्या, ये कहते हैं हम बीच में आते हैं। ठीक है। हम जानते हैं मार्केट के बारे में। ठीक है। अब क्या है, हम माल लेंगे किससे, स्टील की बात कर रहा हूँ, स्टील के प्रोडक्ट्स की। हम माल लेंगे ये जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं इनसे, और छोटों से भी लेंगे, है ना। और आपको कोई जो मतलब बायर है, इस साइड में जो बायर है, आपको कोई मिनिमम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग हम आपको बताएंगे, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल हम आपको देंगे। ठीक है। और आपको कोई विशेष रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम आपको पूरा करके देंगे। तो ये बेसिकली जो SG Mart है ना, ये अपने आप को एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, सुपर स्टॉकिस्ट जिसको बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है। और बिल्डिंग में अभी ये फ़िलहाल, जैसे मैंने बताया, फ़िलहाल ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ आयरन और स्टील में है। धीरे धीरे ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इन्होंने, अब आप एक भी आप ध्यान रखिए, अभी इस कंपनी को टोटल 2 ही साल हुए ऑपरेशंस में। अप्रैल 2023 में एक्वायर किया था, तो अप्रैल वाला तो साल आप छोड़ दीजिए, यानी FY24 तो आप करीब करीब यही मान लीजिए कि वो तो यूज़लेस ही हो गया। तो फिर भी आप मान लें कि अगर वहाँ से भी ऑपरेशन शुरू किए तो उनको टोटल अभी 2 ही साल हुए। तो आपको ये जितनी भी बातें समझनी है या इस कंपनी को देखना है, वो इन 2 सालों के परिप्रेक्ष्य में ही देखना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं या किस किस सेगमेंट में काम करते हैं। तो इनके देखिए 4 मेन सेगमेंट है। तो पहला जो है ये B2B मेटल ट्रेडिंग करते हैं। मेटल ट्रेडिंग का मतलब ये कि जो बड़ी मिल्स से ये सामान खरीदते हैं, और जो छोटे दुकानदार जो होते हैं या छोटी फैक्ट्री वाले होते हैं, या जो जैसे मैंने कहा MSME वाले जो होते हैं, वो इनसे वो माल ले जाते हैं। अब
क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये है कि हॉट रोल्ड कॉयल वाला जो शीट्स आती हैं, हॉट रोल्ड कॉयल शीट्स, अब ये क्या चीज़ हुई, तो देखिए आयरन की जो जब मिल में प्रोडक्शन होता है, आयरन की मिल में स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो चद्दरें आती हैं, ठीक है, वो चद्दरों का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है, बड़ी शीट, बड़ी साइज़ की शीट्स आती हैं। और अब उनको कैरी कैसे करें, तो उनको क्या हुआ, यूँ रोल कर दिया जाता है, रोल ऐसे गोल बना के, ताकि वो कैरी करने में आसान, फिर उनको ट्रक्स पे या ट्रेन्स में लाद दिया जाता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह उनको ले आया था, ठीक है। तो होता ये है कि पहली बात, कॉइल जो शब्द आया, हॉट रोल्ड कॉइल, तो कॉइल शब्द तो इसलिए आया क्योंकि वो ऐसे घूमी हुई होती हैं। अब रोल्ड क्या हुआ, हॉट रोल्ड क्या हुआ कि आयरन को गर्म करते हैं, ठीक है, जो लोहा होता है उसको गर्म करते हैं, गर्म करके उसको जैसे गन्ने के का रस जैसे निकलता है, तो एक अपन गन्ने का में जो दो उसमें रोलर होते हैं, गन्ने के रस निकालने वाली मशीन में दो रोलर होते हैं, उनके बीच में गन्ना डालते हैं, तो ऐसे गरम गरम आयरन को, आयरन की ऐसे मोटी, उसके आयरन की मोटी शीट को उन रोलर्स के बीच में से निकालते हैं ताकि वो पतली हो जाए, तो उसको हॉट रोल्ड, रोलिंग ये प्रोसेस है, तो हॉट रोल्ड कॉइल, कॉइल इसलिए क्योंकि वो फोल्डेड ट्रांसफ़र होती है। तो वही अब ये कहाँ काम आती है, तो देखिए आपकी लोहे की गेट बनाने के काम आती है, मैंने जो ऑटोमोबाइल में कार की बॉडी वगैरह जो होती है, जो उससे बनती है, लोहे की अलमारियाँ उससे बनती हैं, ठीक है, खिड़कियाँ उससे बनती हैं। फिर ये डक्टिंग में जैसे एसी है, उसके जो लोहा जो होता है, जो चारों उसका जो कवर होता है, ठीक है, कई जगह प्लास्टिक का भी होता है, कई जगह आयरन का भी होता है, जो स्पेशली जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें वो लोहे का। तो ये सारी चीज़ों में चद्दरें काम आती हैं। तो एक तो ये चीज़, ये इनकी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कहीं से लेते हैं, स्टील मिल से लेते हैं, और ये हर तरह की जो भी चाहे, जो भी दुकानदार चाहे उसको ये देते हैं। फिर क्या है, ये जिंक इनगट का और स्टील बिलेट्स का भी कारोबार करते हैं। तो जिंक इनगट या स्टील बिलेट का क्या मतलब है, स्टील वगैरह जो आता है ना, ये जो आयरन की जो आता है ना, वो उसको एक्चुअली क्या करते हैं कि आयरन को आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे, ठीक है, किसी को आयरन चाहिए और वो अपनी मिल में मान लीजिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहता है, शीट नहीं बनाना चाहता, कुछ और बनाना चाहता है, तो उसको क्या करते हैं, एक सांचे में डाल देते हैं, ठीक है, जैसे अपन कुल्फ़ी का मोल्ड होता है ना, अगर उसमें कुल्फ़ी का सामान डाल के फ्रिज में जमा देते हैं, ठीक है, तो वो आपको एंड में जाके कुल्फ़ी या आइसक्रीम निकल जाती है आपके लिए। तो वैसे ही क्या होता है कि उसको आयरन को या स्टील को एक सांचे में डाल के एक पर्टिकुलर शेप दे दिया जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको ट्रकों में लाद के या ट्रेन में लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता है, जिसको जिस काम में इस्तेमाल करना होता है वो काम में ले लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म होती है। बाद वाली इंडस्ट्रीज, भाई आपको कैसी शेप बनानी है, इसका क्या यूज़ करना है, वो आप कर लो इससे। तो ये तो ऐसे जिंक का भी होता है। तो जिंक वाले को जो ये जो फॉर्म होती है, जिंक वाले को तो बोलते थे इंगट, और स्टील में बोल देते हैं बिलेट। अब इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, नाम की इंगट कुछ और होता है, बिलेट कुछ होता है, कुछ अंतर नहीं है, नाम का फ़र्क है। तो खैर रॉ मटेरियल, मतलब इस तरह के रॉ फॉर्म में इनकी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तीन चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है ना, मोस्टली रेवेन्यू 55% यहाँ से आता है। फिर इनके कुछ सर्विस सेंटर से। अब सर्विस सेंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मीडियम उद्योग वाला है कोई, मान लीजिए कोई कूलर बना रहा है, ठीक है। अब कूलर वाले को क्या है, बहुत बड़ी वो जो कॉइल वाली शीट्स आती है ना, वो कॉइल वाली शीट, इतनी बड़ी शीट जो होती है उसको कहीं ना कहीं से कटवानी पड़ती है, तो कटवाने के लिए उसको अलग खर्चा देना पड़ता है। ये कहते हैं मैं तेरे को काट पीट के खुद ही दे दूंगा, मैं स्टील मिल से मंगवाऊंगा, तू मेरे पास आ जा, ठीक है, मेरे सर्विस सेंटर है, वहाँ पर तू ये बोल कि तेरे को कितना, किस साइज़ का माल चाहिए, ठीक है, तो उतना ही मैं तेरे को काट के दे दूँगा। तो उसके वो चार्जेस ले लेते हैं काटने के। तो एक ये, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, वहीं स्टॉक भी कर लेते हैं, जैसे किसी को माल लेना हो वहीं से, एक तरह से ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस भी है और एक सर्विस सेंटर भी है। तो ये काम भी यहाँ ये करते हैं। फिर क्या है, ये TMT सरिये बेचते हैं वहाँ। हाँ, ये जो सर्विस सेंटर जो इसका है, इससे इनका रेवेन्यू 24% आता है। फिर ये TMT सरिया बेचते हैं। जो आपने TMT सरिया हुआ, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड सरिया, ये जो अपन कभी भी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो सरिये होते हैं ना, जो जिससे पिलर कास्ट करते हैं अपन या छत डालते हैं, उस टाइम जो सरिये काम में आते हैं, वो TMT, जिसके एक सरिया होता है उसके चारों तरफ आपने देखा होगा कि ऐसे धागे टाइप ऐसा उभरी हुई कोई चीज़ होती है, तो वो TMT सरिया होता है। तो जो TMT सरिया होता है वो अंदर से मुलायम होता है
और वैसे बाहर से वो बहुत सख्त होता है। और उसकी ख़ास बात ये, सख्त तो इसलिए आवश्यकता है कि वो आसानी से लोड झेल सके, और मुलायम इसलिए आवश्यकता है कि वो जो है ना वो किसी भी शेप में बैंड हो सके। तभी आपने देखा होगा ना कि जब मिस्त्री होता है, छत डालता है, तो कभी छल्ले की शेप बनाता है, कभी ट्राइंगल की शेप बनाता है, और फिर उनको बांधता है आपस में सरियों को। आपने अगर मैं आप में से जितनों में से जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है या जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन देखा हो, तो ये बात आपको पता होगी कि वो आसानी से वो जो TMT रॉड जो है ना वो बैंड हो, तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली काम आता है। फिर इसके बाद काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जिनकी ये ट्रेडिंग करते हैं, उससे इनको 6.5% रेवेन्यू आता है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये सब चीज़ें करने के बाद ये जो 2 साल में इन्होंने काम किया, अब ये देखते हैं इनकी प्रगति कैसी हुई। तो देखिए, इनके जो रजिस्टर्ड वेंडर थे वो पिछले साल यानी मार्च 2024 में इनके जो सप्लायर थे, वेंडर मतलब सप्लायर, तो वो 75 थे, वो अब 225 हो गए हैं। अच्छी ग्रोथ है, मतलब इतने लोगों से माल ले रहे हैं। फिर जो रजिस्टर्ड कस्टमर थे जिनको ये माल बेचेंगे, ठीक है, वो 850 थे और वो 2257 हो गए हैं, ठीक है, 1 साल में। और ये माल किस किस से लेते हैं, तो देखिए बड़े सप्लायर्स जो हैं इनमें से जिंदल स्टील एंड पावर है, फिर सेल है, फिर JSW स्टील है, फिर NMDC स्टील है, फिर हिंदुस्तान जिंक है, तो यहाँ से भी लेते हैं। और बाकी इनमें से जो 225 वेंडर अभी इनके हैं, तो काफ़ी सारे दूसरे भी हैं। और 3500 से ज़्यादा इनके आइटम्स हैं, मतलब 3500 से ज़्यादा आइटम्स की ये ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक तरीके से दलाली या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है ये, ठीक है। अब इनके जो 5 सर्विस सेंटर्स हैं वो जो है दुबई में है, दुजाना में है, रायपुर में है, पुणे में है और बेंगलुरु में है। तो इनका जो टारगेट है इन सर्विस सेंटर्स के थ्रू, वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाले, फिर जो जैसे वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर्स हैं, इस तरह के जो कंपनी, इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स, फिर फार्म इक्विपमेंट बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाले, फैब्रिकेशन करने वाले, ये सब। अब अगर बात करें कि इनके स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए एक जो इनकी स्ट्रेंथ है वो तो ये है कि अपोलो ग्रुप का इनको सपोर्ट है, और इनकी जो सेल है वो पिछले साल 2683 करोड़ थी, जो बढ़कर 5856 करोड़ हो गई। और प्रॉफिट जो है ना 61 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट 3 साल में ये कहते हैं हम साल दर साल सेल में 50% की वृद्धि करेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये क्या करते हैं कि ये अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, मतलब आप क्या है कि आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वेयर हाउस तो इनके हैं, लेकिन ये वेयर हाउस में कम माल रखना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से यानी वेंडर से, जैसे कि कोई ऑर्डर आया, इनके पास रजिस्टर्ड वेंडर है, वेंडर भी रजिस्टर्ड है और इनके पास अब इनके बायर भी रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए बायर के से कोई ऑर्डर आया, तो ये वेंडर को बोलेंगे कि भैया तू जो है ना, तू सामान भेज और डायरेक्टली उसको भेज दे, है ना, और बिल सीधा उसके नाम काट देना, पैसा तेरे को दे देगा, उसमें से जो मेरा कमीशन हो वो तो मुझे दे देना। बड़ा सिंपल है। तो इनकी क्या जो लॉजिस्टिक्स का जो काम है ना, यानी कि इनके वेयर हाउसिंग में पहले यहाँ तक माल आएगा, माल फिर यहाँ अनलोड होगा, मतलब इनके गोडाउन में, और फिर वहाँ से जाके बायर तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई। डायरेक्ट ये माल सीधा वहाँ भिजवा देते हैं और इनके वर्किंग कैपिटल बच गई और सीधा इनके पास इनका जो मार्जिन है वो आ गया। नेगेटिव्स क्या हैं? पहली चीज़ तो ये कि ये जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेडिंग वाली चीज़ें जो हैं, आयरन और स्टील के पार्ट्स में जो ट्रेडिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ग्राहक सीधा वहाँ जाता है जहाँ उसको सस्ता माल मिल रहा। दूसरा क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे ट्रेडिंग वाला धंधा है इनका, तो हमेशा 2 से 2.5% है इनका। फिर स्टील का जो प्रोडक्ट जो होता है ना, वो प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत होती है, ठीक है। तो अगर इन्होंने वेयर हाउस में अपना माल रख लिया, जो छोटा मोटा इनको रखना ही पड़ता, 10-15 दिन की रिक्वायरमेंट ये रखते ही रखते हैं, तो इनको क्या है कि अगर प्राइसेस नीचे चली गई तो इनको लॉस होता है। फिर 20% इनका इंपोर्ट माल जो होता है इंपोर्ट से आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, महंगा है सस्ता है, तो उसकी भी इनको प्रॉब्लम आती है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आता है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, वो अभी नेगेटिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए ये बिज़नेस जो है ना, ये अभी फॉर्मेशन की स्टेज में, ये मैच्योर बिजनेस नहीं है। तो अभी कई तरह के नेगेटिव्स आपको दिखाई पड़ेंगे इस बिज़नेस में, ठीक है। फिर
जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये कैसे अपने टारगेट्स को मीट करते हैं। ये जो इन्होंने कह रखा है ना, वो कैसे ये मीट करते हैं, कैसे ये कंस्ट्रक्शन में जो अभी लिमिटेड इनके पास माल है, कंस्ट्रक्शन जैसे अभी तो आयरन और स्टील में डील कर रहे हैं, तो कैसे कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों में कितनी तेज़ी से आते हैं और कितनी तेज़ी से इनकी सेल बढ़ती है। जो 50% हर साल सेल का इन्होंने टारगेट दिया है ना, वो किस तरीके से मीट आउट करता है। दूसरी बात, ये जैसे मैंने बताया वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव काम है और मार्जिन बहुत कम है, तो इनको अपनी वर्किंग कैपिटल ही किस तरीके से मैनेज करते हैं। कोशिश इनको ये करनी है कि सीधा का सीधा जाके और वो जो माल है ना वो ग्राहक वेंडर से आए और बायर तक सीधा पहुंच जाए और मेरे को मेरा बीच में कमीशन मिल जाए। हाँ, इनकी जो वैल्यू एडिशन वाली जो चीज़ है ना, वो इनका जो सर्विस सेंटर है वो, तो अब वो कैसे सर्विस सेंटर एक्सपेंड करते हैं, कैसे अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। फिर इनका जो मार्केट कैप है वो 4150 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी वो 0.6 है, आरओई जो है वो 9% है और पी 40 का है। तो अभी तो देखिए इसके फाइनेंशियल्स कोई इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहे, ठीक है। फिर प्रमोटर के पास 41% है, एफआईआई के पास 6% है, डीआईआई के पास 1% है और सब बाकी लोगों के पास 52% है, यानी पब्लिक के पास 52% है। तो देखिए खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि इस कंपनी पे एक बार आप ध्यान रखिए। ऐसा मत करिएगा कि जाके आप तुरंत जो कल परसों में जाके इसको खरीदने की कोशिश करें, ये नहीं है। ये अभी फॉर्मेशन के स्टेज में कंपनी है, कई उतार चढ़ाव इसमें आएंगे। हाँ, लेकिन ये बात है एपीएल अपोलो के मतलब एक तरीके से पापा जी के बेटे की कंपनी है, ठीक है। एपीएल अपोलो के मैनेजिंग डायरेक्टर के पुत्र और माता जी, वो दोनों इसमें प्रमोटर हैं, तो उनकी कंपनी है, तो उसका सपोर्ट तो इनको रहना चाहिए। तो देखना है कि आखिर ये कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म करती। सब चीज़ें एक मैंने आपको एक इंडिकेटिव फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया है, उसके ऊपर विचार करें, लेने की जल्दबाजी मत करें, देखें। अगर आपको पसंद आए, बहुत टाइम आपको मिलेगा, लेकिन कंपनी में पोटेंशियल है। तो आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।